हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका चौधरी आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल हिंदी कैफे में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th की पोइम भगवान की डाकी, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो डियर स्टूडेंट्स, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित प्रस्तुत कविता एक संदेशवाहक कविता है। इस कविता में कवि ने भगवान की डाकी किन्हें कहा है? हवा, बादल, पक्षी आदि को। और इन्हीं सब पर आधारित इस सुंदर कविता कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत की है। इस कविता के द्वारा कवि ने हमें यही संदेश दिया है कि जब प्रकृति किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करती है तो हमें भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अब बात आती है मुख्य उद्देश्य की। कविता का प्रमुख उद्देश्य संसार के लोगों के बीच भाईचारे की भावना एवं सद्भावना को बढ़ावा देना है। आज के समय में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से दूर होता जा रहा है। सभी के मन में अपनी पराई की भावना ने घर कर लिया है। तो इस कविता के द्वारा कवि दिनकर जी मनुष्य को प्रेम और एकता के सूत्र में बांधना चाहते हैं। इसलिए कवि ने इस कविता में प्रकृति के साधन पक्षी, बादल और हवा का उदाहरण दिया है। और इन्हीं के उदाहरण को कवि प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकी हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकी हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकी हैं। डाकी अर्थात संदेश देने वाला। तो जो पक्षी और बादल है वो हमारे लिए भगवान का संदेश लाने व ले जाने वाले डाकी हैं, जो एक महादेश से, महादेश होता है बेटा कोई बड़ा देश से, दूसरे महादेश को जाते हैं। अब कवि क्या कह रहे हैं कि जो पक्षी, बादल, हवा ये क्या होती है, बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। इन्हें कभी भी कोई भी नहीं बांध सकता है। तो कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल किसी एक बड़े देश से दूसरे बड़े देश को जाते हैं, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह अपना संदेश लेकर आते जाते रहते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, हम अर्थात मनुष्य। तो कवि कहते हैं कि मनुष्य बादल, पक्षी और हवा की बातें समझ नहीं पाते, अर्थात इनके द्वारा लाए गए संदेशों को समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। चिट्ठियां होती है बेटा पत्र या संदेश, और जो बाँचना होता है उसका अर्थ होता है पढ़ना। तो कवि कहते हैं कि भगवान के डाकियों द्वारा लाई गई चिट्ठियों अर्थात पत्रों को पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत, प्रकृति इनके द्वारा लाए गए संदेशों को सब अपने अपने तरीके से पढ़ लेते हैं, अर्थात ये सभी उनकी भावना को समझ लेते हैं। तो बच्चों, अब कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि पेड़ पौधे पानी पहाड़ी इनके लाए हुए संदेशों को पढ़ पाते हैं? तो देखो बच्चों, क्या होता है, जो पानी होता है वो पानी एक देश से दूसरे देश में दरिया बनकर बहता है, उसे कोई रोक नहीं पाता है। जो पेड़ पौधे होते हैं जब उनमें फूल आ जाते हैं तो उन फूलों की सुगंध स्वतंत्र रूप से एक देश से दूसरे देश में अपनी खुशबू पहुंचाती है। मतलब फूलों की जो महक होती है वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाती है। उसी प्रकार जो ऊंचे ऊंचे पर्वत पहाड़ होते हैं, वो पहाड़ भी जब हम उन्हें देखते हैं तो वो ऐसे लगते हैं मानो एक देश के पहाड़ दूसरे देश के पहाड़ों को देख रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पद्यांश के माध्यम से कवि ने हमें यही समझाया है कि जिस तरह से भगवान के डाकी अपने संदेश को लेकर एक देश से दूसरे देश तक बिना किसी भेदभाव के आते जाते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य को भी व्यक्तिगत भेदभाव भूलकर सभी के साथ प्रेम से रहना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। हम तो केवल यह आंकते हैं मतलब समझते हैं या अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती मतलब खुशबू भेजती है। कवि कह रहे हैं कि हम अर्थात
मनुष्य तो केवल यही समझते हैं, यही अनुमान लगा सकते हैं कि एक देश की धरती हवा के माध्यम से दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ, सौरभ मतलब सुगंध, हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर, पांखों मतलब पंखों पर तिरता है, मतलब उड़ते हुए। अब कवि क्या कह रहे हैं कि और यही सुगंध, कौन सी सुगंध, जो हम अनुमान लगाते हैं कि एक देश की जो धरती है वो दूसरे देश की धरती को हवा के माध्यम से अपनी सुगंध भेजती है, और यही सुगंध हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरकर एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाती है, क्योंकि सुगंध किसी भी बंधन को नहीं जानती, वह तो स्वतंत्र होती है, इसलिए एक देश से उड़कर दूसरे देश में चली जाती है और वही महक पक्षियों के पंखों पर बैठकर इधर से उधर उड़ती रहती है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। भाप का अर्थ क्या होता है बेटा? भाप का अर्थ होता है वाष्प। तो अब कवि कह रहे हैं कि जब तापमान अधिक हो जाता है तो वह वाष्प या हम कहें भाप बनकर ऊपर आसमान में चला जाता है और वहां तापमान कम होने के कारण बादलों में समा जाता है, और जब बादल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वर्षा होती है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि एक देश के पानी की भाप बादल बनकर दूसरे देश में पानी के रूप में बरस जाती है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।